ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है बौद्ध काल में शिक्षा, जिसमें मैंने आपको शिक्षा के उद्देश्य पढ़ा दिया है, संस्कार इसके पढ़ा दिए हैं, दिनचर्या छात्रों की पढ़ा दी है, संस्थाएं पढ़ाई हैं और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम पढ़ाया है, छात्र अध्यापक संबंध, दंड व्यवस्था, नारी शिक्षा, उपसंपदा संस्कार, वित्त व्यवस्था, शिक्षा की बौद्ध शिक्षा की कमियां, ये सारा कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम पढ़ाते हैं इसमें बौद्ध कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपादेयता है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं इसमें वर्तमान समय में उसकी क्या उपादेयता है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है शिक्षण संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन, क्योंकि उस समय जो शिक्षण संस्थाएं थी तो वैदिक काल की अपेक्षा वैदिक काल में तो गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन इस समय बड़े बड़े बौद्ध मठ हो गए थे, जिनका जो था प्रजातांत्रिक संगठन था, राजाओं से के संरक्षण में था। तो ये भी एक अच्छा है कि शासन की सहभागिता के से चलते थे। तो ये इसका आज के जीवन में भी जो है विशेष महत्व रखता है। उसके बाद में है छात्रों तथा अध्यापकों का सरल जीवन। दोनों का जो जीवन था वो सरल था, कोई विशेष लालसा नहीं थी, लालच नहीं था। तो ये भी आज के जीवन में इसे शामिल किया जा सकता। सहयोग की भावना थी, एक दूसरे की मदद करते थे। छात्र और अध्यापकों का जो व्यवहार था, जो संबंध था, पिता पुत्र के समान था। ये भी आज के जीवन में आवश्यक है, क्योंकि इस भ्रष्ट समाज को देखते हुए, इस समस्याओं को देखते हुए, आज की जो दैनिक स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लागू करने की आवश्यकता है। शांति तथा अहिंसा का अनुसरण। उस समय शांति और अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता था बौद्ध काल में, तो उसका आज भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है जन सामान्य की शिक्षा। जन सामान्य की शिक्षा जो थी, यानी वैदिक काल में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन बौद्ध काल में जन सामान्य सबको शिक्षा प्रदान करने का मौका दिया गया था। लेकिन इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबको शिक्षा तो देने का की बात कही गई थी, लेकिन इसमें कुछ लोगों को शिक्षा प्रदान करने का मौका नहीं दिया गया था। जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे थे जैसे कि चोर थे, सैनिक थे, इन लोगों को शिक्षा प्रदान करने का मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें और निष्कासित व्यक्ति जो होते थे, देश से निष्कासित व्यक्ति होते थे, उन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। उसके बाद में आता है प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय। तो इसमें हम आपको पढ़ा देते हैं सरसरी निगाह से प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से थे। तो सबसे पहला इसमें हम आपको बता देते हैं कि बौद्धकालीन विश्वविद्यालय जो थे, तो उसमें प्रमुख कौन है, क्योंकि उसमें जनतांत्रिक भावनाओं का बौद्ध काल में विकास हो रहा था। क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे मात्र धार्मिक हो रही थी। शिक्षा में कर्मकांडों का बढ़ने का प्रयास जो था वो बौद्ध धर्म का जो है उदय का मेन कारण बना, जिसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबको अधिकार दिया गया। बौद्ध काल में शासकों ने शिक्षा क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बौद्ध काल में बहुत सारे विश्वविद्यालयों को जो है विकसित होने का मौका मिला। वो कौन कौन से हैं? पहला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये रावलपिंडी यानी वर्तमान पाकिस्तान में से 20 मील पश्चिम स्थित था। पहले इसमें वैदिक शिक्षा फिर बौद्ध कराई जाती थी। बाद में बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया था, बौद्ध कालीन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया। और बौद्ध कालीन शिक्षा के समय बौद्ध धर्म के बारे में ये प्रमुख रूप से यहाँ पे अध्ययन कराया जाने लगा। उसके बाद में है देखा जाए तो इसमें व्याकरणाचार्य पाणिनि, कूटनीतिज्ञ चाणक्य, महान सम्राट चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र यहीं से ही शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकले हैं। तो ये चीज़ें इस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकल करके आती हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये देखा जाए तो बिहार के वर्तमान पटना नगर से 50 मील दक्षिण में स्थित है। इसमें असंख्य कक्ष, सभागार, छात्रावास तथा तालाब आदि हैं। गुप्त सम्राटों द्वारा इसे विशेष संरक्षण प्राप्त था। सभी विषयों एवं दर्शनों की शिक्षा यहाँ पर कराई जाती थी। देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया और यहाँ की धन संपदा लूट ले गए थे। इसके साथ साथ अगला है विक्रमशिला।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह मगध की में गंगा नदी के किनारे स्थित बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसमें भारतीय ग्रंथों को तिब्बती भाषा में अनुवाद किया जाता था। इसमें व्याकरण, तर्क, तंत्र और दर्शन आदि का अध्ययन कराया जाता था। इसका भी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको भी लूटा गया और इसको नष्ट कर दिया गया। इसके बाद में अगला आता है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में वला नामक स्थान पर स्थित है था। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त राजनीति, नीति शास्त्र और नीति चिकित्सा आदि की अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अनेक स्नातक जो थे वो राज दरबारों में उच्च पदों पर आसीन हो गए थे। इसका भी वल्लभी जो है विश्वविद्यालय, इसका विदेशी आक्रमणकारियों ने 12वीं शताब्दी में इसे भी नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगला आता है नदिया विश्वविद्यालय। नदिया विश्वविद्यालय जो है बौद्धकालीन विश्वविद्यालय है। ये 11वीं शताब्दी में सेन सम्राटों द्वारा स्थापित किया गया। ये पूर्वी बंगाल के नदिया नामक स्थान पर स्थित है। ये विश्वविद्यालय जो है ये न्याय और तर्क शास्त्र के लिए इसमें उचित व्यवस्था थी। जयदेव की गीत गोविंद और शूलपाण की स्मृति विवेक की रचना इसी केंद्र पर की गई थी। तो ये विश्वविद्यालय भी जो है उच्च शिक्षा के लिए, न्याय और तर्क शास्त्र की उच्च शिक्षा के लिए अच्छा माना गया है। अगला है उदांतपुरी। उदांतपुरी जो है ये भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे पाल राजाओं द्वारा स्थापित किया गया। इस शिक्षा केंद्र पर एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस केंद्र पर 1000 भिक्षुओं के शिक्षण की व्यवस्था थी, यानी 1000 शिक्षक थे यहाँ पर। 1000 शिक्षकों की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विश्वविद्यालय था, ये शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद में अगला आता है मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय जो है ये वैदिक काल से ही एक ब्राह्मण शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बौद्ध काल में मिथिला विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा की व्यापक व्यवस्था थी। मिथिला विश्वविद्यालय में न्याय शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी, क्योंकि न्याय शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होने के चलते इसे न्याय के लिए प्रसिद्धि प्राप्त थी। अगला है जगतधला विश्वविद्यालय। जगतधला विश्वविद्यालय जो है ये बंगाल के गंगा नदी के किनारे स्थित था। इस शिक्षा केंद्र को रामपाल ने 11वीं शताब्दी में स्थापित किया था। किस शताब्दी में स्थापित किया था? 11वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह शिक्षा केंद्र एक विहार के रूप में प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय में जो है विभूतचंद्र, दानशील, शुभकर और मोक्षकर जैसे शिक्षक इसी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो मेरी समझ में ये आता है कि आपने इस पाठ को ठीक तरीके से 2 बार में इस बौद्ध शिक्षा के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का आंसर आपको करना है। पहले मैं इसके आंसर बता ही देता हूँ, साथ साथ में फिर आपको कॉपी पे लिखकर चेक भी कराना है। तो पहले ये है, पहला प्रश्न दिया गया अभ्यास प्रश्न, प्राचीन विश्वविद्यालयों का विस्तार पूर्वक वर्णन। जो प्राथमिक विश्वविद्यालय देखा जाए, जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं इनके बारे में आपको बताना है कौन कौन से हैं। मैंने आपको भी 8 विश्वविद्यालय बताए हैं, उनको आपको वर्णन करना है विस्तार पूर्वक। उसके बाद में अगला है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है और उसका विध्वंस कब हुआ। मैंने आपको बता ही दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये वर्तमान में पटना नगर से 50 मील दूर बिहार में है, बिहार के पटना में। और जिसका जो है विध्वंस 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब किया गया? 12वीं शताब्दी में किया गया। ये है कहाँ पे? ये बिहार के पटना नगर से 50 मील दक्षिण में स्थित है। अगला है रामपाल ने 11वीं शताब्दी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया है कि जगतधला विश्वविद्यालय जो है, ये बताया ना, जगतधला विश्वविद्यालय को रामपाल ने 11वीं शताब्दी में स्थापित किया था।
ठीक है ना। कब किया था? 11वीं शताब्दी में किसने किया? रामपाल ने किया। तो आज हम इसमें इतना ही बताएंगे। अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, यानी मध्यकाल में भारत में किस प्रकार शिक्षा थी, यानी मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था, जो कि आपको पता है 1200 ईस्वी से लेकर के और 1800 ईस्वी तक चली है।